मेरा एक ही निवेदन आपसे कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडरों के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताऊंगा। सभापति जी, आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। और उनका एजेंडा यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है। और उनको जिस तरीके से भारत की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बारंबार मिल रहा है, वह इनसे सहा नहीं जा रहा है। ये बौखलाहट में आ गए, दे हैव बिकम डेस्परेट एंड दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दे आर सेल्फ सीकर्स, और इनको अपनी पार्टी और अपना हित, और अपने हित में भी एक परिवार का हित वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या लोकसभा के स्पीकर को वहां की रूलिंग देने का पूरा अधिकार नहीं है? उन्होंने पूरा अधिकार का उपयोग किया है कि नहीं किया? वहां के लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो, जिसके कारण उनको रोका जाता हो, तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा? अभी यहां पर भी इन्होंने, आपने उनको रोका और वो वॉकआउट कर गए। ये तरीका नहीं होता है प्रजातंत्र चलने का। और आपके माध्यम से मैं देश को फिर से बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन जिन विषयों को ऑपोजिशन लेकर के आई है, उसका दोनों सदनों में चर्चा हुई है, और यही स्पिरिट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी। आज भी हम तैयार थे, हमने हर बात के लिए उनका जवाब दिया, उनको बताया, लेकिन जिन्होंने सीखना ही नहीं है, जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, ये नहीं है, बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधन नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। नाउ श्रीमान बाबूराव निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज इस सदन का राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत विशेष योग को आकर्षित कराना चाहता हूँ, विशेषकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंकित गुप्ता में सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा, ऐसे कैसे चलेगी कार्रवाई? सवाल है और कोविड तक जबकि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होनी है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो लोकसभा की कार्रवाई हमने देखा कि माध्यमों के लिए कल प्रधानमंत्री को जो है सदन में बोलना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। और आज प्रधानमंत्री का जो तय हुआ था उसके मुताबिक आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना था, लेकिन जिस तरीके का देखना होगा कि आज किस कार्रवाई के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन सबके दूसरे बड़ा पिछले जो है 1 घंटे की तो राज्यसभा में निश्चित तौर पर उसी चीज को, उसी मुद्दे को इकट्ठे करके सामने आए हैं जो लोकसभा में चल रहा था। लोकसभा में जो विपक्ष का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो आपके पास और बड़ी खबर स्पष्ट की आपको बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष की बात को कहना गोपनीयता का उल्लंघन है, ये बात जेपी नड्डा ने कही। राहुल गांधी पर बीजेपी
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदन के भीतर हंगामा हुआ है, राज्यसभा के भीतर भी हंगामा हुआ है और लोकसभा के भीतर भी हंगामा हुआ है और राज्यसभा से बड़ी खबर यह है कि विपक्ष ने जो है हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया है राज्यसभा से। तो निश्चित तौर पर देखिए संसद के भीतर संग्राम है और थोड़ी देर के बाद आपको बता दें, देखिए राहुल गांधी मकर द्वार से बाहर निकल चुके हैं और इसके अलावा जो दूसरे राज्यसभा के विपक्ष के सांसद है वो भी जो है संसद भवन के बाहर निकल रहे हैं और प्रस्तावित है एक प्रदर्शन का, यानी राज्यसभा के जो वॉकआउट करने वाले विपक्ष के सांसद है वो बाहर आके प्रदर्शन करेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नरवरी की किताब फोन स्टार्स और दहशती को लेकर संग्राम चला है और विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक राहुल गांधी को सदन के भीतर यानी लोकसभा के भीतर बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक सदन को चलने नहीं देंगे। कोई दूसरी ओर आज जो है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की ऑफिस में हुई थी और उस बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे फैसला ये किया गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के भीतर बोलेंगे उस वक्त विरोध किया जाएगा, हंगामा किया जाएगा कि आखिर आप नरवणे के पुस्तक पर क्यों नहीं नेता विपक्ष को लोकसभा में बोले। दूसरी ओर राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में हंगामा जारी है, हंगामा कभी नहीं, विपक्ष की इनके पूरे मूड नजर आ रहा है। संसद में ये संग्राम लगातार जारी है। हर अपडेट आगे भी आपको बताते रहेंगे। आज से जैसे सही खबर के लिए आप देखते हैं एबीपी न्यूज, वैसे ही सही स्वाद के लिए चुनिए राजधानी बेसन, स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। जिंदगी के हर बड़े सेलिब्रेशन को कैप्चर करना The Realme 16 Pro Series 1.5x चमकाओ, 10x छा जाओ, The 200 megapixel portrait master, perfect at every गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यमार्गों तथा ग्रामीण सड़कों सभी श्रेणियों की सड़कों पर हुई है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। यह समस्या विशेष रूप से भोपाल, ग्वालियर, चंबल अंचल, श्योपुर तथा इंदौर भोपाल मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है। तेज गति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अचानक सड़क पर आ जाने वाले मवेशी, बसों, एम्बुलेंस, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। माननीय महोदय जी, इन दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं तथा घायलों और उनके परिजन आर्थिक व मानसिक बोझ पड़ रहा है। अतः मैं महोदय से सलाहात्मक अनुरोध करना चाहती हूँ कि संवेदनशील मार्गों पर पशु रोधी फेंसिंग सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर आवारा पशुओं के लिए समग्र नीति बनाई जाए। दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक एवं स्पीड नियंत्रण उपाय लागू किए जाएं तथा आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर अलग से डेटा एवं निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण भविष्य और उससे संबंधित विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, आज हमारे देश में आईआईटी, आईआईएम और अन्य बड़े संस्थान, शिक्षण संस्थानों में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा, आधुनिक तकनीक और प्रबंधन की समझ मिलती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ज्यादातर छात्र या तो विदेश चले जाते हैं या बड़ी कंपनियों में नौकरी पे लग जाते हैं। महोदय, अब तक इस व्यवस्था ठीक रही है, लेकिन आज देश को इससे आगे की सोचने की जरूरत है। आज देश को केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले युवाओं की भी जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 से विकसित भारत का स्वप्न लिए आगे बढ़ते हैं। तब आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई के मकसद अच्छी नौकरी पाना तो है, मगर उसी तरह ऐसे कोर्स शुरू किए जाए जिसका उद्देश्य उद्योग लगाना, स्टार्टअप शुरू करना और उत्पादन से जुड़े काम खड़े करना है। माननीय महोदय, इन कोर्सों में छात्रों को सिखा जाए कि उद्योग कैसे शुरू किया जाता है, सरकारी नियम और लाइसेंस कैसे लिया जाता है और पैसे और निवेश की व्यवस्था कैसे होती है, बाजार और निर्यात कैसे किया जाता है, एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का जमीनी लाभ कैसे लिया जाए। ये सब केवल किताबों में नहीं बल्कि व्यवहार रूप से सिखाया जाएगा। यदि ऐसे कोर्स शुरू किए जाते हैं
तो देश में नए उद्योग लगेंगे, स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं का विदेश जाना कम होगा और स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप और छोटे उद्योग मजबूत होंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री और देश की जनता ने देखा है वो तेजी से साकार होगा। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि IIT, IIM और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे उद्योग और स्टार्टअप आधारित कोर्स शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि हमारा युवा केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का बासमती चावल अन्य राज्यों से भी अच्छी किस्म का है, किंतु GI टैग नहीं मिलने के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर अपने राज्य का GI टैग लगाकर उसे निर्यात करने का लाभ कमा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों का हक से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अपने द्वारा उत्पादित बासमती चावल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए हमारे बड़े प्रयासों के साथ, जब मैं सांसद नहीं था उसके बाद भी माननीय शरद पवार साहब से मिलकर हम लोगों ने 2013 में बासमती चावल जो मध्य प्रदेश पैदा होता है उसका GI टैग स्वीकृत करा दिया था, किंतु 2016 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारा वो GI टैग निरस्त कर दिया गया। यदि मध्य प्रदेश को GI टैग मिल जाता है तो मध्य प्रदेश से 40% बासमती चावल का निर्यात किया जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आसपास अलग उत्पादों के लिए 77 GI टैग है। उसे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक ही दिन में 21 GI टैग प्रदान किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश का GI टैग नहीं लग दिया गया। मध्य प्रदेश के मामले में सरकार और इंदिरा निष्क्रिय है। इस मामले में मेरे द्वारा दिनांक 1/12/25 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जो मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए GI टैग देने का निवेदन किया गया था, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में आज तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय कि देश के कृषि मंत्री आज मध्य प्रदेश के हैं, जो लगभग 12 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आज कृषि मंत्री होने के नाते भी उन्होंने GI टैग हमको नहीं दिया हमारे बासमती, जबकि अधिकांश बासमती चावल उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के बासमती चावल को GI टैग नहीं मिलने के कारण इस संदेह को बल मिलता है कि कहीं सरकार और अन्य राज्यों के व्यापारियों के साठगांठ के साथ कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश किसान के हित में सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल GI टैग बासमती चावल मध्य प्रदेश को देना चाहिए। ये भी हमारा माननीय सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है US के साथ, उसमें अमेरिका का एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो ये बात कह रहा है, लेकिन हमारा भारत का कृषि मंत्री इस मामले में चुप है। वो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर जो नया US इंडिया का साथ समझौता हुआ है उसमें कृषि हमारे उत्पादकों के साथ, किसानों के साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्रीमान अब्दुल वहाब जी। श्रीमान संजय सेठ जी। ध्यान उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व कायाकल्प की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश की कनेक्टिविटी का ग्रोथ इंजन बन गया है। प्रदेश में वर्तमान में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं और 5 का निर्माण जारी है। महोदय, इस विकास यात्रा का केंद्र हमारी राजधानी लखनऊ है, जो अब केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक और तकनीकी हब बन रही है। उज्बेकिस्तान में यूनेस्को के 43rd सत्र में लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाना हमारी समृद्ध अवधि संस्कृति और खानपान का वैश्विक सम्मान है। साथ ही सरकार द्वारा AICTE की घोषणा से यह शहर भविष्य में निवेश का केंद्र भी बन रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन योजना के माध्यम से न केवल प्रदेश में खान पान को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि यह आत्मनिर्भर